आप जो इसराइल ने जिस तरीके से पेशकदमी की है सीरिया में, इसको वैसे तो तमाम ममालिक ही इसकी मजम्मत कर रहे हैं और इसको ज़मीन पर कब्ज़े की एक कोशिश करार दे रहे हैं, मगर अमली तौर पे आप क्या देख रहे हैं? इसराइल के मकासद क्या हैं? एक तरफ तो वो गज़ा पर बमबारी से उसको मसरूफियत इतनी है और दूसरी तरफ वो सीरिया के अंदर जो फौजी कार्रवाइयाँ अब उसने करना शुरू कर दी हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या इस खित्ते में? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन जहां तक इजराइल के मकासद हैं तो वो तो बहुत वाज़ेह हैं और वो है ग्रेटर इजराइल। ये मैं नहीं कह रहा, आप उनके अपने बयानात देख लें। आप उन जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं जो गजा में कत्ल गारत कर रहे हैं, अगर आप उनके पैचेस देखें तो वो भी सारे ग्रेटर इजराइल के पैचेस हैं। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अब अगर हम शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी की तरफ जाए तो आप एक चीज नोट करेंगे, अगर आप उस खित्ते के नक्शे को देखें कि जो जमीन जिस पर शाम की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा कर रहा है वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक इस लिहाज से भी है कि ये अब लेबनान के ईस्टर्न बॉर्डर को भी कवर कर रहे हैं। अब इनके और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग बंदी हुई है वो जाहिर है वो आर्जी ही होगी। आपको पता है कि अब हिजबुल्लाह की जो एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन थी बशर अल असद के जाने के बाद, वो सप्लाई लाइन कट गई है और अब नेक्स्ट जब इजराइल हमला करेगा लेबनान पर तो वो सिर्फ अपने नॉर्दर्न बॉर्डर से नहीं करेगा बल्कि शाम की सरजमीन से भी कर सकता है। अब जहां तक शाम की बात है तो जैसे आपको पता होगा इजराइल ने माउंट हेर्नोन पर भी कब्जा कर लिया है, जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस वक्त वो दमिश्क से मेरा ख्याल है कि शायद 20 से 25 किलोमीटर दूर होंगे और वहां पर बाड़े भी लगाई जा रही हैं, मंसूबाबंदी भी की जा रही है कि यहां पर इजराइलियों को आबाद भी किया जाएगा। यकीनन वहां पर मिलिट्री आउटपोस्ट तो बनाएंगे और जैसे आपने कहा बाकी ममालिक मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन मजम्मत से आगे वो कुछ ना करेंगे ना शायद कर सकते और यकीनन करना चाहते नहीं है। आपको पता है कि यूएस की मुकम्मल सपोर्ट है, तमाम मेरे ख्याल है मगरबी ममालिक की भी उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जब भी जो कुछ भी इजराइल ने किया है, जो पिछले 14 माह से जो 15 माह हो गए अब तो जो नस्ल कुशी जारी है, इसमें इजराइल को एक बात की समझ आ गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है इजराइल के अलावा। जो सब जी जरा खोड़ साहब, आपको नहीं लगता कि तुर्की जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, ख़ास तौर पे शाम में उसके काफ़ी ताउन भी रहा है बागियों के साथ, और आपने खुद ही अपने कॉलम में भी लिखा है कि वो इस खित्ते में एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, तो क्या रद्द अमल हो सकता है तुर्की का? हाँ, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, अब जैसे आपने खुद दुरुस्त फरमाया, जो हयात तहरीर अश-शाम है उसको मैं तुर्की का प्रॉक्सी नहीं कहूंगा, लेकिन इत्तेहादी जरूर है, वो तुर्की पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो असल जो प्रॉक्सी है और 100% प्रॉक्सी जो तुर्की की है शाम में, वो है सीरियन नेशनल आर्मी, जिसको फ्री सीरियन आर्मी भी कहा जाता था। अच्छा, इनकी झड़पें चल रही हैं इस वक्त सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आपको पता है कि कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीकेजे हो गई, पीकेके हो गई, वाईपीजे हो गई और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उन इलाकों में ज्यादा मजबूत हैं जहां पर शाम का तेल है। अब ये क्रूशल फैक्टर है, आपको पता है कि तेल की तो बहुत अहमियत है, लेकिन जो भी हुकूमत आएगी शाम में, अभी जैसे इस वक्त हयात तहरीर शाम जुलानी की जो HTS है वो हावी है, लेकिन जब इनको सीरिया को रीबिल्ड करना होगा और जब अपनी फौज को दोबारा बनाना होगा तो जाहिर है इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे आपको कहां से मिलेंगे? आपको तेल से, फ्रॉम द ऑयल डिपॉजिट्स एंड गैस डिपॉजिट्स। अब आप ये भी देख सकते हैं कि जुलानी ने बार बार कुर्दों को कहा है कि जी आप अपने ग्रुप्स को डिसॉल्व कर दें, आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारा भी इस खित्ते के ऊपर, जिस खित्ते पर इस वक्त कुर्द्स हैं, जहां पर वो कुर्द्स हैं, वहां पर भी हमारा कब्जा हो। अब जो मसला यहां बनता है तुर्की के लिए वो ये है कि कुर्द, जैसे आप सब जानते हैं, अमेरिका के बड़े करीब के इत्तेहादी हैं। तो एक जानिब हम देखते हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन आते हैं और वो मिन्नतें करते हैं कि नहीं जी ये बड़े हमारे दोस्त हैं, आप इन पर बमबारी ना करें, लेकिन तुर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये
ये नहीं है कि उनकी सरहदों या उनके बॉर्डर बफर जोन बनाया हुआ है उसके करीब एक डी फैक्टो कुर्दिश रियासत हो, ये उनको किसी हाल में कबूल नहीं हो सकता। तुर्की के लिए और भी बहुत फायदे हैं। तुर्की अपने आप को एक एनर्जी हब बनाना चाह रहा है। अजरबैजान से तो पहले ही पाइपलाइन जाती है, उसके बारे में आपको पता है। एक और मंसूबा था कतर से तुर्की एक पाइपलाइन जाए फिर आगे यूरोप जाए। अब क्योंकि शाम में तुर्की के इत्तेहादी इक्तदार में है, दिस बिकम्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। फिर एक मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि जैसे ही दमिश्क पर बागियों का कब्जा मजबूत हुआ तो तुर्की में जो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के स्टॉक्स एकदम ऊपर गए, क्योंकि वहां पर ये फीलिंग आई कि देखें इस मुल्क को अब दोबारा तामीर भी करना है और हम बेस्ट पोजीशन में है इसको तामीर करने के लिए। सेम गोज फॉर बिल्डिंग द मिलिट्री। इस वक्त जो दमिश्क का जो रोड है ना वो तुर्की से गुजरता है, तो अगर किसी ने दमिश्क में कोई भी अपना काम कराना हो तो पहले उनको अंकारा जाके सुल्तान एर्दोआन से मुशावरत करनी उनके लिए जरूरी है। जी, यही सूरत हाल कुछ पाकिस्तान की भी थी कि अफगानिस्तान के तमाम रास्ते पाकिस्तान से गुजरते थे, मगर देख लें सूरत हाल क्या हुई है। मगर हमारी क़यादत शायद तैयब अर्दवान के मुकाबले की नहीं है। बट एनीवे, मंसूर जाफर साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो उस पर क्या असर पड़ा है? एक तो जो कुछ भी अब गज़ा में हो रहा है उसके बाद तो बहुत सी उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। कहाँ हम बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बात करते थे और कहाँ हम जो हैं अब रोक भी नहीं पा रहे औरतों और बच्चों के कत्लेआम को जो इसराइल के हाथों हो रहा है। तो क्या अल्टीमेटली ये किस तरफ मामला जा रहे हैं और फ़लस्तीनी स्ट्रगल जो है इसको आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? वही जो ज़रार साहब ने बात की कि अल्टीमेट तो हम शायद इस पर कोई बात ना कर पाएँ, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं वो इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे अभी ये जो शाम की एपिसोड है उसके बाद जो एक लैंड रूट जो बेसिकली एक लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक सप्लाई चेन इंश्योर करता था, ईरान की जो मिलिट्री या जो कंसल्टेंसी सपोर्ट थ्रू शाम बैरूत जाया करती थी और वहाँ से फिर फ़िल्टर होकर किसी न किसी अंदाज में गज़ा या वेस्ट बैंक में किसी न किसी अंदाज में पहुंची थी। अब वो लैंड रूट तो इस वक्त डिसमेंटल हो चुका है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसके कोई इमीडिएट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई रिवाइवल के इम्कानात भी नहीं है। और तकरीबन पिछले 1.25 साल 1.5 साल की जो इस वक्त इसराइल की जंग है गज़ा पर जो मुसल्लत की जा रही है या इस वक्त भी जारी है, उसमें जितने बड़े पैमाने पे गज़ा के तबाही मचा दी गई है, उस तबाही के बाद गज़ा का रीबिल्ड करना तो एक फार फेच आइडिया कहा जा रहा है। 20 पता नहीं कितने साल जो है उसके सिर्फ मलबे को उठाने के लिए सर्फ हो जाएंगे, तो उसकी तामीर का तो एक इस वक्त जो सबसे बड़ी इशू है वो यही है कि जो शुमाली गज़ा का इलाका है वो आप समझ लीजिए एक घोस्ट टाउन का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ पे जितने बड़े हॉस्पिटल्स थे वो तमाम के तमाम तबाह कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जिसकी बराह रास्त सरहद इसराइल के साथ मिलती है और इसराइल ही उसकी सारी जो इमदाद थी उसको भी कंट्रोल कर रहा था और जिस अंदाज से कोई थोड़ी बहुत रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए इमदाद आती थी वो यहाँ भी नापैद है। तो इस लिहाज से इस इलाके को तो बिल्कुल एक कहत ज़दा इलाके की कैफियत बना दी गई है और इस पर वर्ल्ड बॉडीज़ यानी अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर तमाम आलमी इदारे जो हैं वो चीख रहे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हिज़्बुल्लाह की इस वक्त क्या पोजीशन है? बज़ाहिर तो एक सीज़ फायर है, मगर अल्टीमेटली हिज़्बुल्लाह जो है यूं ही खामोश रहेगी या क्या हो रहा है इस वक्त? तो जो यानी जो एक टाइमली लल जो है वहाँ पे नज़र आ रहा है, उसकी वजह यही है कि सीज़ फायर ही करार दी, लेकिन इसराइल उसके बावजूद उस सीज़ फायर की वायलेशन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसराइल हिज़्बुल्लाह को जो पाबंद किया गया था UN करारदाद के तहत कि वो जो रिवर लातानी है उसके एक साइड पे रहें और यहाँ से अपनी पोजीशन मूव ना करें, इसराइल आज भी वहाँ पे जो यूनिफिल फोर्सेस हैं उस पर अटैक कर रहा है। यानी इसराइल पर अभी भी विद इम्प्यूनिटी वो तमाम अटैक्स उसके जारी हैं, वो सारी चीज़ों को उसी अंदाज से लेके चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो सारी पाबंदियां हैं, जो जकड़बंदियां हैं, वो हिज़्बुल्लाह पर या जो उनके फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पर लगाई गई हैं। ठीक।
राना जावेद, अमेरिका का क्या इस वक्त पोस्चर है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज़ है जिसमें सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को ओहदा संभालना है, तो इस ट्रांजिशन फेज़ में आपको क्या लग रहा है, सदर ट्रंप जब ओहदा संभाल भी लेंगे तो क्या कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? क्या बाइडन हुकूमत की जो पॉलिसी है इसराइल की तरफ या ट्रंप हुकूमत की, उसमें कोई फ़र्क है, या इसराइल ज़्यादा एम्बोल्डन महसूस करेगा ट्रंप के आने के बाद? देखिए, दोनों में जो बुनियादी फ़र्क ये है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी मुनाफिक थी कि वो थोड़ी सी उन्होंने पोस्चरिंग की कि देखिए यहाँ वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक बैलेंस, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सारी सप्लाई लाइन उनको दे रहे थे और पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी रेजोल्यूशन आई उसको उन्होंने वीटो किया है। इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वो ज़्यादा ब्लंट है, क्लियर है। आप देखें कि इसके बावजूद कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी कि ईस्ट यरूशलेम जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आपको 1967 के जो बॉर्डर्स है उस पर जाना है। गोलन हाइट जो सीरिया के साथ है वो भी डिस्प्यूटेड है। यूनिलैटरली अमेरिकन ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रीवियसली उसको रिकग्नाइज किया और एम्बेसी जो है यरूशलेम में शिफ्ट की। और दूसरी तरफ उसने अरब ममालिक को प्रेशराइज किया, जिसमें बहरीन ने रिकग्नाइज किया, यूएई ने रिकग्नाइज किया। फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो मुसलमान ममालिक थे, सूडान जो है वहाँ पे हुकूमत चेंज की। तो कहने का मकसद ये है कि दे आर वेरी ब्लंट। उस वक्त उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया था और अब चूँकि ये इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन पब्लिक डोमेन। जनरल बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की, इमरान खान ने रिफ्यूज़ किया, हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे। अब क्या होगा, जो सबसे बुनियादी सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कहा हुआ नेतन्याहू को कि आप मेरे आने से पहले इस वार थिएटर को ज़रा क्लोज करें। हमास ने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इसराइल की नहीं मानी। इसराइल ये चाह रहा था कि हमें जो इजिप्ट के साथ रफा बॉर्डर है वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट रहने दें, जो नॉर्थ गज़ा है वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट रहने दें, कि वी वांट टू कीप एन आई ऑन। उन्होंने नहीं माना और शुरू दिन से नहीं माना। नतीजा क्या निकला है कि 80 से 90% जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया गया है और 95% यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स तबाह कर दिए गए हैं। यूएन के स्टाफ को भी उन्होंने छोड़ा, गालबन 200-300 के करीब यूएन स्टाफ के लोगों को उन्होंने मार दिया। सहाफ़ी जो हैं वो 200 के लगभग हैं। हस्पताल उन्होंने कोई नहीं छोड़ा है। तो बुनियादी तौर पे अब जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी क्या है, इसके अंदर कोई शक या कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि हम इसको रहने के काबिल नहीं छोड़ना चाहते ताकि यहाँ पे कोई बंदा रहे ही ना। उनको वो रास्ता दे रहे हैं कि देखिए अगर आप जाना चाहते हैं आप यूरोप चले जाएं, आप अफ्रीका चले जाएं, ये छोड़ दें। और फिर जो और क्या अब सीरिया की तरफ भी मजीद, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। जो दूसरी बात ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स लेकर बैठा हुआ है कि जो सेटलमेंट का जो ठेका है वो मैं लूँगा और यहाँ पे हम पूरी की पूरी ये गोलान हाइट्स पे जो सेटलमेंट का प्लान आया है। दूसरी तरफ जो गोलान हाइट है सीरिया के साथ, उसको उन्होंने उसके ऊपर एक पहले 30 सेटलमेंट्स थी, अब उसको एक उन्होंने नई फेज़ आ रही है, मजीद बना रहे हैं। 20 किलोमीटर का जो बफर जोन था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और वो आप देखें ट्रिक्स क्या है कि देखें जी वो हुकूमत के साथ हमारा डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट था 1974, हुकूमत ने नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं रहा और ये जो टेररिस्ट आ चुके हैं ये टेक ओवर कर सकते हैं, इसलिए हमने 800 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया। अब सवाल ये होता है कि जब भी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो रियासतों के दरमियान होते हैं, हुकूमतों के दरमियान में नहीं होते। ठीक, मेरा ख्याल ये है कि जो उनका जो है बहुत एजेंडा क्लियर है ग्रेटर इजराइल का, उस पर मैं बात थोड़ी सी करना चाहूँगा। पूरा आपका ये सीरिया जाएगा, इराक का बेशतर हिस्सा चला जाएगा, जॉर्डन पूरा जाएगा, इजिप्ट का जो सनाई है रीजन वो सारे के सारा चले जाएगा और इसराइल का कोई सरकारी मैप नहीं है। सऊदी अरब का बहुत सारा हिस्सा जाएगा और उसमें एक किताब है रिटर्न टू मक्का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर अनरेस्ट होगी, हमारे साथ जब ताल्लुकात बनेंगे सऊदीज़ फिर हमें मजबूर करेंगे कि अमेरिकन को कहें कि हमारी हेल्प करेंगे। जब अमेरिकन को कहेंगे कि हमारी हेल्प करेंगे, दैट इज़ वेयर दे वुड इंटरवीन एंड टेक ओवर। तो टेक ओवर द पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। ये अमेरिकन नहीं, ये इसराइल अलॉन्ग विद अमेरिकन्स, क्योंकि ये आगे फोरफ्रंट जो किला खैबर तक जाना उनका एम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनका थियोलॉजिकल एजेंडा है, डिक्लेयर्ड है। उनके एक प्राइम मिनिस्टर का मुझे नाम भूल गया, उससे पूछा कि आपके बॉर्डर्स कहाँ से हैं,
उन्होंने कहा हमारे बॉर्डर्स डिफाइंड है बाइबल में, वही हमारे बॉर्डर्स। तो इसकी सबसे बड़ी फाशिस्ट स्टेट है, एक्सट्रीमिस्ट स्टेट है, लेकिन उनके पीछे चूंकि अमेरिका है इसलिए हम ही दहशतगर्द साहब उसमें मतलब इसराइल की भी नजरियाती सरहदें जो हैं अभी तक उनका तयन नहीं हुआ अभी तक। इस चीज़ को उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है, कनेसेट है, उसकी पेशानी पे अरबी ज़ुबान में कंधा किया हुआ है कि मुल्क के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, अरबों को एड्रेस करके जिनकी ज़मीन उन्होंने लेनी है कि आप हम इसराइल की जो सरहदें हैं वो फुरात से लेके नील, ये जो अभी इलाका आइडेंटिफाई किया राना साहब ने, ये तमाम उसमें इनकम्पस, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर वो जो है वो उन्होंने अब उन्होंने कबूल कर लिया।